हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मोहम्मद अवीस कुरैशी। आज के हम इस वीडियो के अंदर अपने कोलाजिन की उसी जो हमने कोलाजिन के हमने देखा था स्ट्रक्चर और दूसरा उसकी टाइप्स वगैरह देखी थी, अब हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो इसका एक न्यू टॉपिक आ रहा है, बायोसिंथेसिस ऑफ द कोलाजिन, और दूसरा जो हम देखेंगे आज वो होंगी पैथीज, उसकी जो डिजीज़ होती हैं कोलाजिन की उनको देखने वाले हैं आज के हम इस लेक्चर के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, बस यही कहना चाहूँगा। अब मैं अपना लेक्चर को स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट में सबसे पहले हम देखें कि कोलाजिन मालिक्यूल बनते कैसे हैं। ये देखेंगे हमारा एक डीएनए है, ये हमें सामने जो ये ऑरेंज कलर का नज़र आ रहा है ये हमारा डीएनए है। अब डीएनए से क्या होता है, सबसे पहले हमारा मैसेंजर आरएनए बनता है। ये मैसेंजर आरएनए किसके लिए, प्रो अल्फ़ा 1 चेन के लिए, प्रो अल्फ़ा 2 चेन के लिए। प्रो मीन्स पहले, अल्फ़ा 1 चेन जो बनाएगा वो ये है मैसेंजर आरएनए। प्रो अल्फ़ा 1 और प्रो अल्फ़ा चेन के लिए ये ट्रांसक्राइब्ड मैसेंजर आरएनए हमारा बन गया। अब क्या होता है, ये इस मैसेंजर आने के अंदर इसका जो एक वो सिग्नल सीक्वेंस होती है एन टर्मिनल की तरफ अमाइनो एसिड की। सपोज़ ये इसका जो है एन टर्मिनल है, यहाँ से हमारा एन टर्मिनल अमाइनो एसिड यहाँ से शुरू होगा, ये हमारा सी टर्मिनल बनेगा इसी अमाइनो एसिड सीक्वेंस का। तो ये इसका जो एन टर्मिनल है ये जो सिग्नल वर्क कर रहा होता है। सपोज़ हमारे न्यूक्लियस से ये जो है मैसेंजर आरएनए निकल कर हमारे साइटोप्लाज्म में तो आ गया, लेकिन राइबोसोम को कैसे पता लगेगा कि अब हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होकर इसको ट्रांसक्राइब करना है। तो वो जो काम कर रहा होता है ना, वो हमारा एंड सिग्नल टर्मिनल जो होता है वो काम कर रहा होता है। एंड सिग्नल टर्मिनल जो है शॉर्ट और लॉन्ग जो दो पार्ट्स होते हैं राइबोसोम्स के, उनको लाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। देखिए यहाँ पर आया हुआ है, वो जाके उससे अटैच हो जाएगा ये मैसेंजर आरएनए। अब देखिए मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्राइब हो रहा है, यहाँ पर ये मैसेंजर आरएनए को पढ़ कर, जैसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन में हम देख चुके हैं, तो वहाँ पर ये ट्रांसक्राइब कर इसको, और फिर क्या करता है ये सीक्वेंस इसने बना दी, प्रोटीन की सीक्वेंस बना दी। इसका कौन सा था, ये सेकंड पार्ट था। फर्स्ट में हमने क्या देखा कि मैसेंजर आरएनए बना, सेकंड में हमें क्या मिला है, सेकंड में हमें प्री प्रो अल्फ़ा चेन मिली। यहाँ पर देखेंगे वर्ड एक आ रहा है प्री प्रो अल्फ़ा चेन, मीन्स प्रो अल्फ़ा चेन से भी पहले वाली जो चेन है उसको हम क्या कहें, प्री प्रो अल्फ़ा चेन। यहाँ पर जो ये OH दिखा रहे हैं ना, ये हाइड्रो ऑक्सी यहाँ पर हाइड्रो ऑक्सी लाइसिन भी हो सकते हैं, हाइड्रो ऑक्सी प्रोलीन भी हो सकता है। ये OH जो यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, ये OH पहले प्रेजेंट नहीं है, ये पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन है, मीन्स ट्रांसलेशन हो गई उसके बाद जो मॉडिफिकेशन है उसमें OH लगे हैं। फिलहाल जो मैं चेन आप लोगों को दिखा रहा हूँ उसमें OH नहीं होते, OH नंबर 3 स्टेप में आकर लगेंगे, अभी 2 स्टेप हम बात कर रहे हैं। तो हमारी प्री प्रो अल्फ़ा चेन बनती है। अब प्री प्रो अल्फ़ा चेन जो है उसके अंदर ल्यूमेन होता है हमारा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो इसकी जो एन टर्मिनल सिग्नल सीक्वेंस जो मैंने आप लोगों को बताई थी, जो कि क्या काम कर रही थी, राइबोसोम को करीब लाने का काम कर रही थी, उसको कट कर देता है। कट कर फिर हमारे क्या बनाते हैं, हमारा सिंपल सा वो प्रो अल्फ़ा चेन बना देता है, प्रो अल्फ़ा चेन। ये देखिए यहाँ पे लिखा है कन्वर्टिंग प्री प्रो टू प्रो। क्या है, कैसे कन्वर्ट करा उसने, एन टर्मिनल सिग्नल सीक्वेंस जो है उसको कट कर दिया, कट कर और प्रो अल्फ़ा चेन हमारी बना दी है। तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट और सेकंड स्टेप हो गया जो यहाँ पर हमारा बता रहा है। फर्स्ट स्टेप कौन सा है हमारा, प्रो अल्फ़ा चेन फॉर्मेशन। प्रो अल्फ़ा चेन फॉर्मेशन हमने सारी की सारी देख ली कि कैसे वो सिग्नल सीक्वेंस को कट कर रहा है, और फिर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर डायरेक्ट उसको कट कर क्या बना दे रहा है, प्रो अल्फ़ा चेन। और ये प्रो अल्फ़ा चेन जो ये प्रीकर्सर होता है कोलाजिन का, प्रो अल्फ़ा चेन इज़ अ प्रीकर्सर फॉर कोलाजिन मालिक्यूल। ये कोलाजिन को बनाएगा। प्रीकर्सर किसको कहते हैं, जो कि कोलाजिन को बनाए। अब नंबर 3 स्टेप के अंदर क्या होता है, प्रोलीन जो सिलेक्टेड प्रोलीन्स हैं, सिलेक्टेड कुछ प्रोलीन और लाइसिन के रेजिड्यूज़ होते हैं। रेजिड्यू ऐसे अमाइनो एसिड को कहते हैं जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर आ जाए। सपोज जो अमाइनो एसिड हमारा खाली पड़ा हुआ है, फ्री है, उसको अमाइनो एसिड कहते हैं, लेकिन जो पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर अटैच है उसको हम कहते हैं रेजिड्यू ऑफ द अमाइनो एसिड। तो यहाँ पर हमें क्या कहना चाह रहा है कि सिलेक्टेड प्रोलीन और लाइसिन रेजिड्यूज़ की क्या हो जाती है, हाइड्रोसाइलेशन होती है उनकी, मीन्स उनके अंदर हाइड्रो ऑक्सी ग्रुप अटैच होता है। ये देखें हाइड्रो ऑक्सीलेटेड हो जाती हैं, देखें हाइड्रो ऑक्सी ग्रुप किसके अंदर अटैचमेंट हो रही है। अभी अटैचमेंट करवाते कौन है, जो मैंने आपको लोगों को पहले बताया था। तो यहाँ पर ये देखें हाइड्रो ऑक्सीलेशन जो हम अब देख रहे हैं, इसके अंदर 2 एंजाइम यूज़ होते हैं, प्रोलाइल हाइड्रो ऑक्सीलेज और लाइसाइल हाइड्रो ऑक्सीलेज। प्रोलाइल हाइड्रो ऑक्सीलेज प्रोलीन के अंदर हाइड्रो ऑक्सी अटैच कराएगा, और लाइसाइल हाइड्रो ऑक्सीलेज लाइसिन के अंदर हाइड्रो ऑक्सी अटैच कराएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक डिजीज़ बताना चाहूँगा। सपोज़ अगर हमारे पास प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेज और लाइसाइल हाइड्रोक्सिलेज अमाइनो
अमाइनो एसिड की अगर डेफिशिएंसी होगी कौन सी की, प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेज, लाइसाइल हाइड्रोक्सिलेज की, किसी भी वजह से कोई जेनेटिकल डिजीज़ है या कुछ और हो गया है किसी भी वजह से, या किसी का कोई टॉक्सिसिटी हो गई है उसकी वजह से हमारी इन दोनों एंजाइम्स की डेफिशिएंसी हो गई, तो उसके बाद क्या होगा, जो हमारा क्या होता है, हमारे जो है उसके अंदर अटैचमेंट नहीं होती, किसकी, हाइड्रोक्सी की अटैचमेंट नहीं होती प्रोलीन के अंदर, तो हाइड्रोक्सी प्रोलीन हाइड्रोक्सिलाइसाइल नहीं बनता। अभी क्या, अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि ये डिफिशिएंसी होती कैसे, तो जो हमारा फेरिक होता है, आयरन जिसे हम कह रहे होते हैं, वो एज अ कोफैक्टर वर्क करता है किसके लिए, प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेज के लिए और लाइसाइल हाइड्रोक्सिलेज के लिए। तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें जो आयरन होता है वो हमें फेरस स्टेट में चाहिए होता है। यहाँ पर आप देखें, ये देखें, ये इसकी फेरस स्टेट यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये देखें, ये को फैक्टर यूज़ होता है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहूँ, ये हमारे पास जो, ये आप लोगों को मैं फेरस स्टेट दिखाता हूँ आयरन की, ये देखें Fe+2 जो हमारे पास वो होता है आयरन होता है, उसकी फेरस स्टेट होता है, और Fe+3 जो होता है हमारा फेरिक स्टेट होता है। तो कोफैक्टर हमारा कौन सा है, फेरस, मींस जो फेरस है हमारा रिड्यूस्ड कोफैक्टर होता है फेरस, और जिसका रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो को फेरिक को फेरस में रिड्यूस कर रहा होता है, वो होता है विटामिन सी। अगर विटामिन सी हमारे पास होता है तो फिर वही फेरिक को फेरस में रिड्यूस करता है, फिर फेरिक एज अ कोफैक्टर प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेज और प्रोलाइल हाइड्रोक्सी प्रोलेज के लिए, हाइड्रोक्सिलेज और लाइसाइल हाइड्रोक्सिलेज के लिए वर्क करता है, और फिर इनको हाइड्रोक्सी के अटैचमेंट के लिए यूज़ करवाता है। लेकिन सपोज अगर हमारे पास विटामिन सी डेफिशिएंसी है तो हमारा फेरिक फेरस में चेंज ही नहीं होता। अगर फेरिक फेरस में चेंज नहीं होगा तो इसका कोफैक्टर इस एंजाइम का होगा ही नहीं। तो हमें पता है जब कोफैक्टर एंजाइम का होता नहीं है तो वो एंजाइम परफेक्टली वर्क नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोक्सिलेशन हो ही नहीं पाती किसी प्रोलीन और लाइसिन की। अब उसकी वजह से क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि हाइड्रोक्सिलेशन की वजह से इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, कोलाजिन फाइबर्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो सपोर्ट करने में और ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं। लेकिन क्या हुआ, हमारे पास हाइड्रोक्सिलेशन तो हुई नहीं, तो कोलाजिन फाइबर्स क्या होंगे, हमारे वीक होंगे। अब कोलाजिन फाइबर वीक होने की वजह से हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक डिजीज़ होती है जिसको हम कहते हैं स्कर्वी। स्कर्वी डिजीज़ के अंदर हमें क्या नज़र आता है, सबसे पहले हमारे जो गम फोसिस होते हैं, टूथ होते हैं, उनके अंदर से ब्लड आ रहा होता है। वो भी किस वजह से, क्योंकि कोलाजिन फाइबर्स हमारे स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो फिर ब्लीडिंग करवाते हैं। ब्लीडिंग कहाँ से होती है, वो वेजल्स के अंदर से ब्लीडिंग हो रही होती है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि ब्लड वेजल्स की वॉल भी हमारे कोलाजिन बनाते हैं, लेकिन कोलाजिन स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, हाइड्रोक्सिलेशन नहीं हुई तो वो वॉल्स जो वीक हो चुके हैं। तो स्कर्वी पेशेंट के अंदर हमें एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं एकाइमोसिस, ब्रूज लाइक डिस्कलरेशन। अगर हम लोगों की इन पेशेंट्स की लिम्स देखें, ये देखें इसकी लेग्स नज़र आ रही हैं, तो इसके अंदर हमें वाइट से ऐसे धब्बे, ऐसे जो ना ब्लैक के वाइट से ऐसे धब्बे नज़र आ रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रूज लाइक डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन होगा ये स्कर्वी डिजीज़ में। और ये होती क्यों है, ये इस वजह से होती है क्योंकि इनके ब्लड कैपिलरीज जो होती है ना, वो जो फ्रेगाइल हो जाती हैं, सख्त होकर फिर उसके अंदर से लीकेज होने लग जाता है ब्लड का। जो ब्लड का लीकेज होता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि उनको स्ट्रॉन्ग ही ब्लड वेजल्स को कोलाजिन बना रहा है, कोलाजिन ही वीक हो गया तो लीकेज होगा। लीकेज की वजह से क्या होता है, इसके अंदर जो है वो धब्बे लिम्स के अंदर हमें नज़र आ रहे होते हैं, ये हमारी स्कर्वी डिजीज़ होती है। तो मैंने आप लोगों को सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट बहुत ज़्यादा डिटेल में बता दिया है। तो हमारे पास क्या बन गई, प्रो अल्फा चेन बन गई, मैं बायोसिंथेसिस में बता रहा था। अब उसके बाद क्या होती है, हाइड्रोक्सिलेशन हमने देख ली, फिर उसके बाद हमारी होती है ग्लाइकोसाइलेशन। कुछ सिलेक्टेड लाइसिन रेजिड्यूज़ होते हैं, तो उनके ऊपर फिर हमारे उनके OH ग्रुप के ऊपर, ये देखिए ये इसका OH है, OH के ऊपर एक हमारा ग्लाइकोसाइलेशन हो जाती है। वाइट जो चकोर सा डब्बा हमें नज़र आ रहा है, इसकी ग्लाइकोसाइलेशन ग्लूकोज या ग्लेक्टोज को अटैच करवा दिया, ये ग्लाइकोसाइलेशन। तो हमारी ये प्रो अल्फा चेन बन गई। अब क्या होता है, अब होता है इनके अंदर प्रो अल्फा चेन आपस में, 3 प्रो अल्फा चेन आपस में आकर एक दूसरे से ऐसे मिलना शुरू होंगी, जैसे यहाँ पर ये मिल रही हैं। ये इसका C टर्मिनल होता है, ये इसका N टर्मिनल होता है। अब C टर्मिनल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डाइसल्फाइड बॉन्डिंग आपको नज़र आ रही होंगी। देखिए डाइसल्फाइड बॉन्डिंग ये क्यों हो रही होती है, इसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए। यहाँ से मीन्स इसको सपोज जैसे समझिए यहाँ पर एक आदमी खड़ा है और वो इस रस्सी को ऐसे घुमा रहा है ताकि ये स्ट्रॉन्ग बने, और वो आदमी कौन है, वो डाइसल्फाइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग्स हैं जो कि C टर्मिनल के अंदर हो रही हैं। C टर्मिनल में डाइसल्फाइड बॉन्डिंग्स हो रही है तीनों चेन्स के अंदर, जो कि उनको मज़ीद किंक बना रही हैं, मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, इसको रस्सी को मज़ीद घुमा रही हैं, और ये इसके अंदर होता रहता है। ये इसका नंबर 5th स्टेप है।
सी टर्मिनल में। उसके बाद नंबर फिर आगे क्या होता है, सी टर्मिनल के बाद इसका जो एन टर्मिनल है वहाँ पर भी हल्की फुल्की सी हाइड्रोजन वो फिर उसके बाद जो है नंबर 6 स्टेप के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि अमाइनो टर्मिनल के ऊपर भी कुछ डाइसल्फाइड बॉन्डिंग होगी। सबसे पहले जो सी टर्मिनल पे हमने देखा था डाइसल्फाइड बॉन्डिंग हो रही थी जो कि इसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। एक आदमी की तरह ये खड़ा होकर इसको घुमा रहा था। ये वाइट वाइट जो डब्बे आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ना, ये बेसिकली क्या हैं, ये ग्लूकोज हैं या ग्लेक्टोज हैं। मीन्स ग्लाइकोसाइलेशन हुई है किसकी, हाइड्रोक्सीलाइसिन रेजिड्यू की ग्लाइकोसाइलेशन हुई। ये ब्लैक कलर का जो ये हाइड्रोक्सी है। अब क्या होगा, अब ये ल्यूमेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में काम इसका कंप्लीट हुआ। अब इसको प्रोकोलाजिन जो मालिक्यूल हमारा बन गया है, प्रोकोलाजिन मालिक्यूल को पहले ये जो हमारी चेन थी ये कौन सी थी, प्रो अल्फ़ा चेन थी। फिर ये 3 प्रो अल्फ़ा चेन ने क्या बनाया, प्रोकोलाजिन को। अब प्रोकोलाजिन मालिक्यूल को क्या करेंगे, गोल्जी बॉडीज़ के पास भेजेंगे, मज़ीद मॉडिफिकेशन पैकिंग के बाद फिर इनको वापस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पर इसने फेंक दिया है। अभी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर आ गया गोल्जी वैक्यूल के होता हुआ। अब क्या हुआ यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर वैक्यूल के अंदर, यहाँ पर देखें आप लोगों को मैं यहाँ से पहले दिखाता जाऊँ। ये देखें ग्लाइकोसाइलेशन हो गई हमारी। थर्ड स्टेप में असेंबल और सीक्रेशन भी हमारी हमने देख ली कि कैसे हुई। अब ये एक्स्ट्रा सेलुलर क्लीवेज ऑफ द प्रोकोलाजिन मालिक्यूल यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर क्लीवेज हो रहा होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक एंजाइम आता है जिसको हम कहते हैं NNC। ये देखें NNC प्रोकोलाजिन पेप्टाइडेज। पेप्टाइडेज मीन्स जो पेप्टाइड को कट करे या तोड़े, तो उसको हम कहते हैं प्रोकोलाजिन पेप्टाइडेज। NNC मीन्स N और C टर्मिनल। अब क्या जी N और C टर्मिनल जो हमारे जिसमें किंकिंग नहीं हुई है, जो रोप लाइक नहीं बने, उनको यहाँ पर ये एक एंजाइम आता है, उनको कट कर देता है, जो होता है NNC प्रोकोलाजिन पेप्टाइडेज। तो प्रोकोलाजिन मालिक्यूल के इनको ये कट कर दिया, सिर्फ रोप लाइक हिस्से को छोड़ा जो कि रोप लाइक हिस्सा नहीं है। सी टर्मिनल और एन टर्मिनल का फंक्शन अब ख़त्म हो गया, इनको कट कर दिया। ये इसका नंबर 8th स्टेप है। अब कट जो कर दिया तो ये प्रोकोलाजिन क्या बन जाते हैं, ट्रोपोकोलाजिन मालिक्यूल। भाई ये देखिए आपको ट्रोपोकोलाजिन नज़र आ रही है, हाइड्रोक्सी ग्रुप हाइड्रोक्सी, और ये कौन सा है, ग्लाइकोसाइलेशन हुई है तो ये ग्लूकोज या ग्लेक्टोज हो गया, ये ट्रोपोकोलाजिन मालिक्यूल। अभी हमारा एक ट्रोपोकोलाजिन मालिक्यूल होगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही फर्स्ट वीडियो में आपको दिखाया था। एक बार फिर से दिखा देता हूँ ये ट्रोपोकोलाजिन मालिक्यूल कौन सा है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं ए से, ये एक हमारा ट्रोपोकोलाजिन मालिक्यूल हमारा बन गया है। अब फिर उसके बाद क्या होता है, ये मज़ीद सारे बहुत सारे ट्रोपोकोलाजिन मालिक्यूल आपस में ऐसे मिलते हैं, जैसे नीचे ये दिखा रहे हैं, ऐसे मिलकर और एक मैच्योर कोलाजिन बना देते हैं। आगे आप लोग इसकी 6 स्टेप में देख सकते हैं। कोलाजिन फिब्रिल फॉर्मेशन हमने देख ली कैसे हुई। उसके बाद क्रॉस लिंक हमने देख लिए। क्रॉस लिंक के अंदर अभी हम क्रॉस लिंक में आप लोगों को एक बार फिर से अगर आप लोगों को दिखाना चाहूँ कि क्रॉस लिंक के अंदर क्या होता है। सपोज़ हमारे पास जो हमें क्या करना है, एक जो हमारे वो चेन है उसको दूसरी चेन से मिलाना है। तो वो चेन हमारी मिलती कैसे हैं, उनके अंदर हमारी जो है कौन सी बॉन्डिंग हो रही होती है, हमारी कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही होती है। वो कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है, यहाँ पर हमारी एक डीअमाइनेशन करवा रहा होता है। डीअमाइनेशन एक लाइसाइल ऑक्सीडेज, जो हमारा ट्रोपोकोलाजिन मालिक्यूल होता है ना, फिब्रिल एरिया ऑफ द कोलाजिन जो होता है हमारा, उसके ऊपर एक एंजाइम अटैच होता है जिसको हम कहते हैं लाइसाइल ऑक्सीडेज। उसके ऊपर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एज ए सबस्ट्रेट उसको यूज़ करता है। ये कॉपर कंटेनिंग एंजाइम होता है जो कि ऑक्सीडेटिवली डीअमाइड कर देता है, डीअमाइनेशन करवाता है। किसकी डीअमाइनेशन कराता है, हाइड्रोक्सीलाइसाइन रेजिड्यूज की और लाइसाइन रेजिड्यूज की। किसकी, हाइड्रोक्सीलाइसाइन की और लाइसाइन रेजिड्यूज की क्या कराते हैं, डीअमाइनेशन। डीअमाइनेशन तो आप लोगों को पता होगा, रिमूवल ऑफ द अमोनिया को हम कहते हैं डीअमाइनेशन। सपोज ये कैसे हो रही होती है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखें ये हमारा लाइसाइल रेजिड्यू है, ये लाइसाइल ऑक्सीडेज एंजाइम आया है, इसने वाटर और ऑक्सीजन को रिएक्शन करवाया है इस चेन से, और क्या करा, अमोनिया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बाहर निकाल दिया। और क्या करा, ये जो हमारे को ऊपर NH नज़र आ रहा था, इसको NH को यहाँ से ये रिमूव करवा देता है। NH को नहीं, यहाँ पे जो NH2 नज़र आ रहा है, अमोनिया नज़र आ रहा है, यहाँ पर इस अमोनिया को रिमूव करा के और क्या लगा देता है, ऑक्सीजन लगा देता है। फिर हम इसको क्या कहते हैं, एलाइसाइन रेजिड्यूज। ये कौन सा लाइसाइन रेजिड्यू है, लेकिन इसका अमोनिया रिमूव हो गया, डीअमाइनेशन हो गई, ऑक्सीजन की अटैचमेंट हो गई। ये देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन की अटैचमेंट हो गई, किसने कराई, लाइसाइल ऑक्सीडेज एंजाइम ने। तो क्या बन गया, हमारा एलाइसाइल रेजिड्यू बन गया। और हाइड्रोक्सीलाइसाइन के साथ भी ऐसे ये करता है। फिर ये क्या करते हैं, एलाइसाइल रेजिड्यू का जो ये पार्ट हमारा बन गया, एल्डिहाइड ग्रुप बन गया। ये देखें, कार्बन डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्डेड विद हाइड्रोजन, एल्डिहाइड ग्रुप है। फिर ये 2 एल्डिहाइड, एक इस चेन का एल्डिहाइड, एक दूसरी चेन का एल्डिहाइड, आपस में मिलके
ऐसे जैसे यहाँ पे नीचे रिएक्शन दिखा रहे हैं, ऐसे ये कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं और ऐसे दो चेन आपस में मिल जाती हैं। एक बार फिर मैं आप लोगों को ये बता दूं क्या करता है लाइसाइल ऑक्सीडेज, एक एंजाइम आता है, वो क्या करता है लाइसाइल रेजिड्यू और हाइड्रो ऑक्सीलाइसाइन रेजिड्यू के ऊपर वर्क करता है। उनके अंदर क्या कराता है डीअमाइनेशन। डीअमाइनेशन कैसे कराते हैं, उनके अमोनिया, ये जो लास्ट अमोनिया ग्रुप है इसको रिमूव करवाते हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन के अटैचमेंट कराते हैं। ये देखें ऑक्सीजन के अटैचमेंट हुई है, ये अमोनिया ग्रुप जो है यहाँ से रिमूव हो गया है और ऑक्सीजन आके अटैच हो गया। ये कैसे कराते हैं, हाइड वाटर और ऑक्सीजन दोनों का रिएक्शन कराते हैं और अमोनिया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकाल लेता है और एक ऑक्सीजन को इसके कार्बन के साथ अटैच कराते हैं। तो ये क्या बन गया, ये अल्डिहाइड ग्रुप बन गया। पहले ये अमोनिया था, अभी अल्डिहाइड ग्रुप बन गया। आप अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट आप लोगों ने पढ़ी हो इंटर में तो आपको पता है कि एल्डिहाइड ग्रुप ऐसे होता है, कार्बन डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्डेड विद हाइड्रोजन। ये एल्डिहाइड ग्रुप बन गया। अब दूसरी चेन का भी एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फिर दूसरी चेन का अमोनिया ग्रुप, दूसरी चेन का अमोनिया यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये दूसरी चेन का जो है लाइसाइन रेजिड्यू है, ये लाइसाइन रेजिड्यू है दूसरी चेन का, ये एल लाइसाइन रेजिड्यू है जिस चेन के अंदर हमने डीअमाइनेशन करा। ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, मिलकर फिर ये दोनों आपस में अटैच हो जाते हैं। इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, इस तरह से ये स्टेबल करता है स्ट्रक्चर को। यहाँ पर हमने देख लिया ये कॉपर कंटेनिंग होता है, ये हमारा जो वो होता है कॉपर कंटेनिंग एंजाइम होता है हमारा, कौन सा लाइसाइल ऑक्सीडेज, जो हमारे ये फंक्शन करवा रहा होता है। तो इस तरह से हमारी एक मेच्योर हमने कोलाजिन की चेन हमने देख ली कि बन गई, एक मेच्योर कोलाजिन फाइबर हमने देख लिया कि कैसे कैसे उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स एक्ट हुए, कैसे कैसे वो मेच्योर कोलाजिन को हमने बनते हुए देखा। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सबसे पहले डिग्रेडेशन के कोलाजिन को तोड़ते कैसे, फिर इसकी कोलाजिनोपैथीज। अब डिग्रेडेशन क्या होता है, कोलाजिन जो है एक स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, ये सेवरल ईयर्स इसकी हाफ लाइफ होती है, सेवरल ईयर्स तक ये चलता रहेगा। हाँ इसके ना मॉडलिंग होती रहती है, सपोज हमें कोई चोट लग गई तो इसके ना मॉडलिंग वगैरह या इसकी दोबारा बनना होता रहता है, लेकिन इसका फुली ब्रेक डाउन जो होता है वो सेवरल ईयर्स में होता है। लेकिन हम इसका अगर ब्रेक डाउन खुद से करवाना चाहें तो उसके लिए हमारे को कुछ एंजाइम यूज़ करने होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एंजाइम आते हैं कोलाजिनेसिस। कोलाजिनेसिस एक लार्ज फैमिली है मेटालोप्रोटीनियसिस के एंजाइम्स की। एक्शन ऑफ कोलाजिनेसिस से हम किसी भी कोलाजिन को तोड़ सकते हैं, खासतौर पर कोलाजिन टाइप 1 को कोलाजिनेसिस से तोड़ सकते हैं। और इसका क्लीवेज जो होता है वो इस तरह से होता है 3 क्वार्टर एंड 1 क्वार्टर में, एक जो पार्ट होता है वो 3 हिस्सों में टूट जाता है, एक पार्ट एक हिस्से में टूट जाता है और सिर्फ एक पर्टिकुलर साइट होती है वहाँ से इसका ब्रेक डाउन होता है। और वो पर्टिकुलर साइट वो होती है कि एक हिस्सा, एक जो हमारा चेन होता है उसका एक हिस्सा बच जाता है और दूसरी तरफ हमारे 3 हिस्से डिवाइड होते हैं। सपोज अगर मैं आपको ये चेन में से दिखाना चाहूँ, ये हमारी सपोज आप समझें ये कोलाजिन टाइप 1 है। अगर हम इसके अंदर मैंने कोलाजिनेज का एक्शन करवाऊँगा तो ये इस तरह से ब्रेक डाउन होगा, इस तरह से मीन्स एक वन साइड टूट जाएगा और एक 3 साइडेड टूटेगा। और यहाँ पर जहाँ पे मेरा पेन है यहाँ पर इसका एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है जहाँ से इसकी ब्रेक डाउन हो रही होती है। तो ये इसका एक मेन फीचर है। और मज़ीद इसको जो हम ब्रेक डाउन करना चाहें तो उसको इसके लिए हमें मज़ीद डिफरेंट प्रोटीनियेजेज एंजाइम्स का यूज़ करना पड़ता है। कोलाजिनेजेज से इतना कर पाता है कि इसको 2 हिस्सों में तोड़ देता है, एक होता है एक हिस्सा और एक होता है 3 हिस्सों के बराबर। ये हमने देख लिया इसकी डिग्रेडेशन। अब हम देखते हैं इसकी कोलाजिनोपैथी। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कोलाजिनोपैथीज़ की। कोलाजिनोपैथीज़ क्या होती हैं, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, एक डिजीज़ होती हैं किसकी, कोलाजिन की फॉर्मेशन। अगर हम जैसे हम लोगों ने अभी जो स्टेप्स देखे हैं, सपोज हमारा कोई भी स्टेप जो है उसका कोई भी एंजाइम डिफेक्टिव हो गया है या कुछ भी, या उसकी चेन के अंदर म्यूटेशन आ गई है, तो जो हमारा डिजीज़ होती है वो हमारी होती है कोलाजिनोपैथीज़। मीन्स कोलाजिन फॉर्मेशन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो उसको कोलाजिनोपैथीज़ कहते हैं। अब इसके अंदर जो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊं तो 1000 टाइप की म्यूटेशंस होती हैं इसके 23 जीन्स के अंदर, जो कि सिर्फ 13 टाइप के कोलाजिन बनाते हैं। 13 टाइप के कोलाजिन अगर हम बन रहे हैं तो उसके अंदर 1000 टाइप की म्यूटेशंस हो सकती हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ काज कर सकती हैं। तो अभी हम यहाँ पर जो है 2 मेन टाइप की डिजीज़ जो हैं इसकी डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर सबसे पहले आ रही है एहलर-डैनियल्स सिंड्रोम और दूसरी हमारी जो आ रही है वो हो रही है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। अब एहलर-डैनियल्स सिंड्रोम क्या होती है, एहलर-डैनियल्स सिंड्रोम जो है हेट्रोजीनियस ग्रुप होता है कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ का, और ये जो होता है ये हेरिटेबल डिफेक्ट होता है इन द मेटाबॉलिज्म। और जो हमारा मेटाबॉलिज्म था, जो हमारा फिब्रल कोलाजिन मॉलिक्यूल्स का मेटाबॉलिज्म था, उसके अंदर हेरिटेबल डिफेक्ट होता है। फिब्रल फाइबर फार्मिंग जो कोलाजिन मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर ये होते हैं एहलर-डैनियल्स सिंड्रोम। अब ये होती क्यों है, ये हो सकती है किसी भी एंजाइम की डेफिशिएंसी, जैसे हमारा लाइसाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम ही नहीं है भाई, उसकी डेफिशिएंसी है।
उसकी वजह से भी हमारी एलर्ट-डैनलॉस सिंड्रोम हो सकती है, या एन प्रो कोलाजिन पेप्टाइड एंजाइम नहीं है तो तब भी हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा मेच्योर कोलाजिन बनेगा ही नहीं, तो ये हमारी डिजीज़ हो जाती है एलर्ट-डैनलॉस सिंड्रोम। यह हमारी म्यूटेशन से भी होती है कि अमाइनो एसिड सीक्वेंस के अंदर म्यूटेशन आ जाए टाइप 1, टाइप 3 या टाइप 5 कोलाजिन में। अब इसके दो टाइप्स होते हैं, क्लासिकल फॉर्म होता है, किसका वस्कुलर फॉर्म होता है। क्लासिक फॉर्म जो होता है एलर्ट-डैनलॉस सिंड्रोम का, वो क्या होता है, 5 कोलाजिन के अंदर डिफेक्ट आ जाता है, टाइप 5 कोलाजिन के अंदर। और इसके जो हमारे को जो सिम्टम्स नज़र आते हैं वो क्या आते हैं, स्किन एक्सटेंसिबिलिटी नज़र आ रही होती है और फ्रेगिलिटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे हम अगर स्किन को अगर ऊपर की तरफ खींचें तो ऐसे ऊपर तक इसका स्किन जो है ऊपर तक आ जाती है, तो ये स्किन एक्सटेंसिबिलिटी नज़र आ रही होती है। किस वजह से आ रही है, क्योंकि कोलाजिन जो है उसके अंदर म्यूटेशन आई हुई है, परफेक्ट कोलाजन हमारा प्रेजेंट ही नहीं है, जिसकी वजह से क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं है स्किन के पास, तो स्किन ऊपर आ जा रही है। और दूसरी जॉइंट हाइपर मोबिलिटी हो जाती है। जॉइंट हाइपर मोबिलिटी किसको कह रहे होते हैं, सपोज हमारे एक जॉइंट जो इसकी एक मूवमेंट है, अब वो अपनी मूवमेंट से ज़्यादा बाहर तक मूवमेंट नहीं कर पाता। हाइपर मोबिलिटी इसको कह रहे होते हैं कि जॉइंट जो है जिस डायरेक्शन में इसको मूव नहीं करना वहाँ भी मूव कर रहा। सपोज अगर मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहूँ हाइपर मोबिलिटी कैसे होती है, सपोज़ ये मेरी जो फिंगर्स हैं, अब इसको मैं अगर फ्लेक्स करूँ तो ऐसे ये मेरी जो फिंगर्स फ्लेक्स हो गई हैं, एक्सटेंड करूँ तो एक्सटेंड हो गई। अब इसके अंदर फिंगर्स के अंदर हाइपर एक्सटेंशन नहीं होती, मैं मज़ीद में इन फिंगर्स को ऐसे मैं फिंगर मज़ीद में ये पीछे करना चाहूँ तो नहीं कर सकता, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन आई हुई है। हाइपर मोबिलिटी क्या होती है कि ये जॉइंट मज़ीद और डायरेक्शन में भी मूव हो, मीन्स जो डायरेक्शन जिसमें मूव हो रहा है वहाँ तो हो, और मज़ीद और फर्दर डायरेक्शन में मूव हो रहा हो, इनेबिलिटी हो, तो उसको हम कहते हैं हाइपर मोबिलिटी। वो भी यहाँ पर क्लासिकल फॉर्म में नजर आते हैं। और एक होता है वस्कुलर फॉर्म। वस्कुलर फॉर्म टाइप 3 कोलाजन मालिक्यूल के अंदर अगर म्यूटेशन आ जाए, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस फॉर्म होता है इसका, एलर्ट-डैनलॉस सिंड्रोम का मोस्ट सीरियस फॉर्म होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारी जो पोटेंशियल लेदल आर्टरीज रेप्चर होता है, हमारे आर्टरीज जो इसके अंदर रेप्चर हो रही होती हैं, और ये जो है ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस है, दोनों की दोनों, क्लासिक भी और वस्कुलर भी। ऑटोसोमल डोमिनेंट मीन्स कि अगर कोई एक भी जीन डिफेक्टिव है ना तो हमें जो है ये डिजीज़ होगी। ऑटोसोमल रिसेसिव क्या होती है, अगर दोनों के दोनों जीन डिफेक्टिव हो तब डिजीज़ होती है, लेकिन ऑटोसोमल डोमिनेंट में एक भी डिफेक्टिव होगा तब भी हमें ये डिजीज़ शो हो रही होती है। उसके बाद क्या होता है, ये हमारे को जो है ये डोमिनेंट नेगेटिव इफेक्ट दिखा रही होती है। सपोज अगर हमारे पास एक चेन जो है वो हमारी डिफेक्टिव है, तो मज़ीद जो दो चेन होती हैं वो भी डिग्रेड हो जाती हैं, वो भी टूट जाती हैं उस एक चेन की वजह से। तो ये क्या, इसको हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट नेगेटिव इफेक्ट। मीन्स एक चेन की वजह से दो और चेन भी जो कि परफेक्ट थी वो भी ब्रेक डाउन हो गई हैं कोलाजिन की। तो यहाँ तक हमने एलर्ट-डैनलॉस सिंड्रोम देख लिया। अब हम देख रहे हैं ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ये एक और इसकी डिजीज़ होती है, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा जिसको कह रहे होते हैं। अब ये ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा क्या होता है, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा एक सिंड्रोम है जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर होता है किसी भी बोन फ्रेगलिटी का। ये इसको हम ब्रिटल बोन डिजीज़ भी कह रहे होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, बोन जो है फ्रेगाइल हो जाती हैं, फ्रैक्चर ईजिली होते हैं बोन्स का, और माइनर या नो कोई भी ट्रोमा ना हो या कोई माइनर सा भी अगर कोई ट्रोमा हो जाए तो उसके अंदर हमारा बोन जो है जल्दी से फ्रैक्चर हो जाता है। 80% ऑफ द ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के अंदर डोमिनेंट म्यूटेशंस होती है जीन्स की। डोमिनेंट म्यूटेशंस होती है जीन्स की किसके लिए, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 चेन्स के लिए। डोमिनेंट म्यूटेशन का क्या मतलब है कि अगर एक भी जीन डिफेक्टिव है तो हमारा डिफेक्ट नज़र आ रहा हो, अगर इसको हम कहते हैं डोमिनेंट जीन म्यूटेशन, तो उसके अंदर अल्फ़ा 1 या अल्फ़ा 2 चेन ही नज़र आ रही होती है कोलाजिन टाइप 1 की। कोलाजिन टाइप 1 मैंने आप लोगों को बताया था कि बोन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बोन बनाते हैं हमारी, तो उसके अंदर हमारा ये डिफेक्ट आता है। या दूसरा इसका जो मोस्ट कॉमन म्यूटेशन से भी हो सकता है, जैसे रिप्लेसमेंट हो जाए ग्लाइसिन की, तो इसकी वजह से भी ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा हो जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, हमारी जो साइड चेन्स होती हैं, बल्कि साइड चेन अमाइनो एसिड की वो इम्परफेक्ट हो जाती हैं अगर ग्लाइसिन की वो म्यूटेशन हो जाए। उसके अंदर क्या होता है, जो हमारा ट्रिपल हेलिकल कन्फर्मेशन है कोलाजिन की वो बनी ही नहीं पाती, इसलिए हमारा ये डिजीज़ होता है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। और अगर हम अपना फिनोटाइपिक सीवियरिटी देखें, फिनोटाइपिक मीन्स जो हमें नज़र आ रही हैं उसके प्रॉब्लम्स जो हैं वो जो है माइल्ड टू लेदल होते हैं, किसके कुछ कम भी होते हैं, मीन्स कुछ माइल्ड सिम्टम्स नज़र आ रहे होते हैं, कुछ लेदल ख़तरनाक सिम्टम्स भी हो सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है इसके टाइप के ऊपर। अगर टाइप 1 ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा हुए तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर माइल्ड बोन फ्रेगलिटी, हल्की सी बोन फ्रेगाइल हो जाती हैं, और दूसरा हियरिंग लॉस हो जाता है, बंदा ठीक से सुन नहीं पाता, और ब्लू स्केलेरा जो हमारा आई का स्केलेरा लेयर है वो ब्लू कलर का हो जाता है।
टाइप 2 के अंदर हमें क्या नज़र आता है, ये मोस्ट सीवियर होता है, ये माइल्ड नहीं होता, मोस्ट सीवियर होता है टाइप 2। इसके अंदर क्या आता है, प्री नेटल पीरियड के अंदर, ये बच्चा अभी प्री नेटल पीरियड के अंदर ही होता है, तो ये लेदल होता है। प्री नेटल पीरियड में बच्चा वहीं का वहीं ख़त्म हो जाता है। किसकी वजह से, पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं उसके अंदर, पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन की वजह से वो जो बेबी होता है, वो जो फीटस है हमारा प्री नेटल पीरियड के अंदर ही वो लेदल हो जाती है। उसके लिए ये टाइप 2 ओस्टोजेनेसिस इम्परफेक्टा। और इसके अंदर हमें इन यूट्रो फ्रैक्चर्स भी नज़र आ रहे होते हैं, यूट्रस के अंदर ही फ्रैक्चर हो रहे होते हैं बेबी के अंदर। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ बेबी के अंदर जो है ओस्टोजेनेसिस इम्परफेक्टा के अंदर जो है अभी इसके अंदर बोन्स डेवलप हो ही रही हैं कि इनके अंदर ये देखिए छोटे छोटे से फ्रैक्चर्स पहले से ही नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये लेदल हो जाता है बेबी के लिए, बेबी की डेथ हो जाती है। फीटस के अंदर फीटस ही होता है, वहीं फीटस ही वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। उसके बाद टाइप 3 के अंदर क्या होता है, टाइप 3 के अंदर मल्टीपल फ्रैक्चर्स नज़र आ रहे होते हैं बर्थ के टाइम पर। जब बर्थ हो रही है उसके बाद मल्टीपल फ्रैक्चर, शॉर्ट स्ट्रक्चर जैसे स्पाइनल कर्वेचर, स्पाइनल कार्ड उसका मुड़ जाता है, इस तरह से हमें इसके अंदर बिलो स्क्लेरा नज़र आता है टाइप 3 के अंदर भी। उसके अलावा ओस्टोजेनेसिस इम्परफेक्टा के अंदर एक और कंडीशन आती है जिसको हम कहते हैं डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा। इसके अंदर एक डिसऑर्डर होता है जिसमें टूथ की डेवलपमेंट या तो होती नहीं है, या तो होती है तो फिर वो परफेक्ट नहीं होती, इम्परफेक्ट हो रही होती है, जिसको हम कहते हैं डेंटोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ये भी एक डिसऑर्डर होता है। तो यहाँ पे हमारा ओस्टोजेनेसिस इम्परफेक्टा भी हो गया। तो हमने क्लिनिकल्स भी कोलाजिन के डिस्कस कर लिए, इसकी डिजीज़ डिस्कस हो गई हैं, हमने सब कुछ कोलाजिन के लिए डिस्कस कर लिया। यहाँ पर हमारा कोलाजिन टॉपिक कंप्लीट होता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इलास्टिन है, जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर हमारा इलास्टिन के बाद फाइब्रस प्रोटीन कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो है इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपके कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं बन पा रहे तो आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। मेरे ईमेल मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।